अस्सलाम वालेकुम। फॉरेस्ट यानी कि जंगलात। कुछ ऐसे लोग जो कि जंगलात में अगर जाते हैं तो उनके लिए ये एक रिमार्केबल ब्यूटी होती है, मतलब उनके लिए एक खूबसूरती होती है, उनको एक रोमांस की फीलिंग आती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के लिए ये एक फ्राइट फ्लिकर होता है, मतलब उनको एक खौफ का टच मिलता है, जैसा कि हो सकता है ना बदरूहें या फिर आत्माएं, इस तरीके से। लेकिन हम इससे हटकर बात करेंगे। इस वीडियो में हम जंगलात को बुनियादी तौर पर साइंटिफिकली जानेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले हम इनकी 3 मेन टाइप्स को जानते हैं, यानी कि इनकी 3 मेन इकसाम होती हैं। नंबर 1, बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट को हम टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये जो मैंने आपको 3 मेन टाइप्स बताई हैं, मैं आपको यहीं पर बोल दूं कि इनकी और भी आगे सब डिवाइडेड हैं, मतलब इनको और भी तकसीम किया गया है छोटा छोटा। फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वीडियो में बुनियादी सी बातें करेंगे जंगलात के हवाले से। अब हम इन 3 टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट को। ये ऐसे जंगलात होते हैं जिनमें पूरा साल ना तो ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है, मतलब इनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यानी कि दरमियाना सा रहता है। और इनका टेम्परेचर हो सकता है -20 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसके बीच में इसका टेम्परेचर रहता है टेम्परेट फॉरेस्ट का। यहाँ पर जो दरख्त पाए जाते हैं ये आमतौर पे ब्रॉड लीफ होते हैं, मतलब ये जो दरख्त होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो जरा चौड़े चौड़े होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर वॉलनट ट्री, मेपल ट्री, पॉपुलर ट्री या फिर बीच ट्री, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब ये आमतौर पे किन कंट्रीज में पाए जाते हैं? तो भाई ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में, यूरोप के इलाकों में, या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के कुछ हिस्सों में टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनका साल भर का टेम्परेचर ज्यादा वार्म रहता है, मतलब गर्म रहता है, या यूँ समझ लो कि गर्मी रहती है और हैवी रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और यहाँ का मौसम भी हमेशा मॉइस्ट रहता है, ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज्यादा, मतलब हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है। तो इनका पूरा साल एवरेज टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इसका टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है और 30 डिग्री आमतौर पे गर्मी होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि इनमें ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नमी होती है। तो पूरा साल का अगर हम बात करें ना तो ये 77% या 100% नमी होती है। और रेनफॉल यहाँ की जो होती है ना, एवरेज रेनफॉल पूरा साल वो होती है 66 इंच। और अब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मतलब पेड़ पौधे या जानवरों की, तो भाई देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि रेन फॉरेस्ट ये ऐसे जंगलात होते हैं जिनमें बहुत ही इकसाम के दरख्त, पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, मतलब बोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट से भी ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि रेन फॉरेस्ट में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि ज्यादा इकसाम की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये फॉरेस्ट कौन से हो सकते हैं? जैसा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट, और इसके अलावा अफ्रीका के भी कुछ इलाकों में ये रेन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेन टाइप का तीसरा नंबर यानी कि बोरियल फॉरेस्ट, जिसको हम टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम टाइगा का मतलब जान लेते हैं। तो भाई देखो, जो टाइगा वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है एक रशियन वर्ड से, टैजगा से, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, और इसका मतलब होता है लैंड ऑफ लिटिल स्टिक्स, मतलब ऐसी जमीन जो कि छोटी छड़ियों की हो, या यूं कह लो कि छड़ियों की जमीन। तो इनको हम टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं या बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब बोरियल फॉरेस्ट की अगर मौसम की बात की जाए तो पूरा साल यहाँ पर ठंड होती है, मतलब यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर जरा कम होता है। और अगर बात की जाए एनुअल एवरेज टेम्परेचर की तो वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर -54 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर या इन जंगलात में बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी कि सर्दी होती है। और यहाँ पर जो हमें दरख्त मिलती है ना आमतौर पे, वो होते हैं कोनीफेरस ट्रीज। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ये असल में दरख्त कोन शेप के होते हैं। अब इनमें मेपल ट्री आ जाते हैं, पाइन ट्री आ जाते हैं, या फिर फिर ट्री। और इसके अलावा यहाँ पर हमें डिसाइडस ट्री भी मिल जाते हैं। डिसाइडस ट्री ऐसे दरख्त होते हैं जो कि एनुअली अपने पत्तों को गिराते हैं, इनको हम डिसाइडस ट्री बोलते हैं। तो वो भी हमें बोरियल फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। ऐसे जंगलात आमतौर पे कनाडा में पाए जाते हैं, रशिया में पाए जाते हैं, या फिर स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। अब स्कैंडिनेविया क्या है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होगा, तो आप ये स्क्रीन पर मैप देख रहे हो, ये सारा स्कैंडिनेविया का इलाका है।
और इसमें आ जाता है जैसा कि नॉर्वे या फिर स्वीडन, इनमें भी ये बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं यानी कि टाइगा फॉरेस्ट। तो ये तो होगी 3 मेन टाइप्स फॉरेस्ट की। अब हम आगे और कुछ हैरत अंगेज जंगलात के हवाले से पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये तो शायद आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक एवरेज साइज का दरख्त 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जज्ब कर लेता है। और पेड़ पौधे अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों में, ट्रंक में और यहाँ तक कि अपने रूट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं या जज्ब कर लेते हैं। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब इन दरख्तों को काटते हैं, तो क्या होता है ना, क्योंकि ये जानदार होते हैं दरख्त, तो ये काटने के बाद मुरझा जाते हैं। तो इससे ये नुकसान होता है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारी हवा में रिलीज हो जाती है, कार्बन एमिशन होती है, जिसकी वजह से हीट भी बढ़ती है और जंगलात को आग लगने के खतरे भी बढ़ जाते हैं, या जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सारा नुकसान होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब हम दरख्तों को काट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दरख्त हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। और अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात की जाए ना, तो इस दुनिया को 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे मैं डिफॉरेस्टेशन पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वो भी अच्छी लगेगी। अब हम आगे चलते हैं। जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो दरख्त क्या करते हैं, पानी को अपने पत्तों में या ट्रंक में या रूट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जज्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से ये तूफान आने को रोकते हैं। लेकिन फिर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। ऐसे जो कुछ प्रोसेस होते हैं ना, इन पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। अब ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है या मौसम खुश्क होता है, तो ये दरख्त क्या करते हैं, जो इन्होंने पानी स्टोर किया होता है ना अपने अंदर, ये उसको हवा में रिलीज करना शुरू कर देते हैं ताकि एक कूलिंग इफेक्ट मिल सके। तो मतलब वो ही कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन की जाएगी तो जाहिर है पानी को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सैलाब ज्यादा आएंगे। हमारी इस जमीन पर जितनी भी स्पीशीज रहती हैं, मतलब एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स वगैरह या पेड़ पौधे, उनमें से जो 80% है वो सारे जंगलात में ही पाए जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा स्पीशीज फॉरेस्ट में यानी कि जंगलात में रहती हैं, जिसमें बहुत ही तरह के पेड़ पौधे आ जाते हैं, बहुत ही तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, या बहुत ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, या इंसेक्ट्स वगैरह यानी कि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये सभी जंगलात में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये उनका घर है, ये वहां पर रहते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उनका घर को खत्म कर दिया जाता है, उनके घर को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ जाएंगे, तो ये जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। तो मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो इन एनिमल्स का भी नुकसान होता है, मतलब इनकी भी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, यानी कि नापैद होना शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जंगलात एक ऐसी चीज है जो कि एक घर होता है एनिमल्स के लिए। खैर सिर्फ ये एनिमल्स के लिए जंगलात घर नहीं होता, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि जंगलात में रहते हैं, मतलब ये जंगलात तो उनके लिए भी घर ही होते हैं। ये दरख्त वगैरह उनका घर होते हैं, जो कि इन दरख्तों की छांव में रहते हैं लोग। जंगलात में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनसे हमें ये भी फायदा होता है कि हम अपनी काफी सारी मेडिसिन को भी तैयार करते हैं, मतलब अद्वियात को, जिनको हम हर्बल मेडिसिन भी बोलते हैं, जिसमें कुछ खांसी की दवाइयाँ हो सकती हैं, जिसमें आईवी लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ पत्ते होते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि पेड़ पौधों से हासिल की जाती हैं, मतलब कैंसर का इलाज करने के लिए। इसके अलावा मलेरिया का इलाज करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ पेड़ पौधों की वजह से ही बनाई जाती हैं। अब मलेरिया की हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्विनाइन, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो ये वर्ड। ये एक ऐसा केमिकल होता है या एक ऐसा फार्मूला या सॉल्ट होता है जो कि एक दरख्त की छाल यानी कि उसके लकड़ी का जो छिलका होता है ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इसको निकाला जाता है और ये मलेरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब हम पेड़ पौधों से या दरख्तों से अपनी दवाइयाँ भी तैयार करते हैं और आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी इस्तेमाल होती हैं ये हर्बल मेडिसिन। अब हम पेड़ पौधों से दवाइयाँ तो बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन दरख्तों से या जंगलात से या पेड़ पौधों से खाने पीने को भी मिलता है, जैसा कि फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, सीड्स वगैरह हो सकते हैं या नट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हम सभी खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह भी खाते हैं। तो मतलब हमें इन पेड़ पौधों से खाने को भी मिलता है। और अब बिल्कुल आखिर में, अगर हमने अपने इस प्लेनेट को बचाना है और खुद को भी बचाना है और बाकी भी स्पीशीज को बचाना है, तो हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा। और अगर डिफॉरेस्टेशन करनी भी है
तो उसकी जगह हमें नए दरख्त लगाने होंगे और नए जंगलात को बनाना होगा। तो तभी हम सब सही तरीके से सरवाइव कर पाएंगे और अपने क्लाइमेट चेंज को भी संभाल पाएंगे, वरना हमारा क्लाइमेट चेंज भी बदलता रहेगा बुरे तरीके से और तूफान, सैलाब या फिर स्मोक वगैरह ये सब चलता रहेगा, या जंगलात में आग लगती रहेगी और इसी तरह नुकसान होता रहेगा और इसी तरीके से एनिमल्स की कुछ स्पीशीज आग की वजह से मरती रहेंगी और हमारा भी नुकसान होता रहेगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।